नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मसूरी प्रेस क्लब स्मारक लोकार्पण और सम्मान समारोह में मसूरी के 5 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया और जिसमें पत्रकारिता के क्षेत्र में जयप्रकाश उत्तराखंडी, स्वास्थ्य सेवा में मोहन सिंह खत्री, समाज सेवा में ग्राम प्रधान क्यारकुली भट्टा, कौशल्या रावत, शिक्षा के क्षेत्र में मनोज रयाल, खेल के क्षेत्र में सैमुअल चंद्र को मुख्य अतिथि प्रदेश के काबीना मंत्री गणेश जोशी ने स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र, शॉल और गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि गणेश जोशी ने कहा कि पत्रकार समाज का दर्पण होता है और समाज के को पत्रकारों से बड़ी राहत और बड़ी अपेक्षा मिलती है। उन्होंने कहा कि पत्रकार जिम्मेदारी के साथ चुनौतियों का सामना करते हुए निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। उन्होंने मसूरी प्रेस क्लब को भरोसा दिया कि उनकी मांग को हर संभव वक्त पर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भडाना मंगलोर विधानसभा के नारसन कला पहुंचकर लोगों से जनसंपर्क करने पहुंचे और आर्य समाज मंदिर पहुंचकर एक जनसभा को संबोधित किया। करतार सिंह भडाना ने कहा कि मंगलोर विधानसभा विकास के साथ ही कोसों दूर है देश में और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुझसे वादा किया है कि अगर मैं मंगलोर विधानसभा से जीत कर जाता हूं और यहाँ के लोगों से जो विकास के वायदे करूंगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन वायदों को पूरा करने का काम करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। राजधानी दून में हर सोमवार को जिलाधिकारी आम जनमानस की शिकायतें सुनते हैं और उन पर तत्काल सुनवाई और कार्रवाई के लिए भी संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं। जनता दरबार में जिलाधिकारी ने बताया कि लगभग 112 शिकायतें आई हैं। ज्यादा शिकायतें आपसी झगड़ों, जमीन कब्जाने और बिजली पानी से संबंधित आदि हैं। इनके निस्तारण के लिए संबंधित विभाग और अधिकारियों को निर्देश दिए गए। पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जिला योजना की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के विकास कार्यों और आगामी वित्तीय वर्षों के बजट पर चर्चा की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के प्रमुख और सदस्य उपस्थित थे। बता दें, जिन्होंने बजट से संबंधित अपने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए। प्रस्तुत प्रस्तावों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, लोक निर्माण विभाग, संस्कृति, उद्यान, बुनियादी ढांचा और ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने सभी सदस्यों के प्रस्तावों को ध्यानपूर्वक सुना और उचित सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि जिले के समग्र विकास के लिए सभी विभागों का समन्वय आवश्यक है और बजट का सही और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष पौड़ी शांति देवी ने कहा है कि विभिन्न मुद्दे बैठक के दौरान उठे हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी मुद्दे जन समस्याओं की जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए हैं, उन मुद्दों के निस्तारण के लिए काम किया जाएगा। तो बता दें आपको कि सभी विभागों ने बजट से संबंधित अपने अपने प्रस्ताव दिए हैं और प्रस्तावों के साथ ही बताई जा रहा है कि इस पर चर्चा होगी। पौड़ी जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जिला योजना की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के विकास कार्यों और आगामी वित्तीय वर्ष के बजट पर बैठक में विभिन्न विभागों के प्रमुख और सदस्य उपस्थित थे। उन्होंने बजट से संबंधित अपने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए। प्रस्तुत प्रस्तावों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, लोक निर्माण विभाग, संस्कृति, उद्यान, बुनियादी ढांचा और ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने सभी सदस्यों के प्रस्तावों को ध्यानपूर्वक सुना और उचित सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि जिले के समग्र विकास के लिए सभी विभागों का समन्वय आवश्यक है और बजट का सही और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष पौड़ी शांति देवी ने कहा कि विभिन्न मुद्दों
जो हैं वो बैठक के दौरान ही उठे हैं और उन्होंने कहा है कि जो भी मुद्दे जन समस्याओं की जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए हैं उन मुद्दों के निस्तारण के लिए काम किया जाएगा। कुमाऊं क्षेत्र के पहाड़ी जिले बागेश्वर के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण अंचल के संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। स्वास्थ्य विभाग बागेश्वर और ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट ने बैठक ली और बागेश्वर जिले की ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा करते हुए सुरेश भट्ट ने प्रभारी सीएमओ बागेश्वर अनुराधा हयाकी को जिला अस्पताल बागेश्वर की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बागेश्वर जिला अस्पताल के अव्यवस्थाओं में प्रसव के दौरान महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी नहीं पाई गई है और ऐसे में जिला अस्पताल के बागेश्वर में डॉक्टर्स को निर्देश देते हुए सुरेश भट्ट ने कहा है कि बागेश्वर जिला अस्पताल को रेफर सेंटर के नाम से बदनाम नहीं होने दें, अनावश्यक रूप से मरीजों को रेफर न करें। ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य विभाग आशा वर्करों के साथ तालमेल बनाकर चले और ग्रामीण स्तर पर आशा कार्यकर्ताओं के साथ कैंप लगाकर ग्रामीणों को रूटीन की दवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दें। मानसून की दस्तक के बाद डेंगू और चिकनगुनिया से लड़ने के लिए जिला स्वास्थ्य महकमा एक्शन मोड में काम करने के लिए तैयारी कर रहा है, जिसे लेकर देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं इस बीच डॉक्टर संजय जैन ने कहा है कि पूर्व में ही हमने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सोमवार से आशाओं के माध्यम से घर घर जाकर लोगों को डेंगू चिकनगुनिया के प्रति जागरूक करेंगे और घरों जहां पर भी कहीं पानी भरा हुआ होगा उनको हटाने के लिए लोगों को जागरूक भी करेंगे। प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद उत्तराखंड वन विभाग अब अलर्ट मोड पर आ गया है, जिसे देखते हुए वन विभाग वनाग्नि से प्रभावित वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण करने की तैयारी में है। इस बात को लेकर वन विभाग के अधिकारी डॉक्टर धनंजय मोहन ने कहा है कि पूरे प्रदेश में बारिश होने की वजह से अब वनाग्नि के एक भी मामला देखने को नहीं मिला है, जिससे कि बहुत ज्यादा राहत हुई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हम वृक्षारोपण के साथ काम में स्थानीय समुदायों को भी जोड़ रहे हैं और सोइल एंड मॉइस्चर कन्वर्जन के तहत ही हम छोटी जलधाराओं का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और ताकि सोइल इरोजन पर काबू पाया जा सके। मॉनसून की दस्तक के बाद अब वन विभाग काफी अलर्ट दिखाई दे रहा है। ज्यादा जानकारी आलोक सिंहवाल हमारे संवाददाता दे रहे हैं। आलोक, जानना चाहेंगे आपसे कि मॉनसून की दस्तक के बाद किस तरह से वन विभाग अलर्ट मोड पर है और क्या कुछ इसके लिए किया जा रहा है, विस्तार से बताएं। उत्तराखंड में प्री मानसून की शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश के कई इलाकों में फिलहाल में हल्की फुल्की बारिश भी देखने को मिली थी और मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले कुछ दिनों में भी हल्की फुल्की बारिश आगे देखने को मिलेगी, जबकि 27 जून से पूरी तरह मानसून जो है उत्तराखंड में दस्तक दे देगा। उसके बाद जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, चाहे हम पिथौरागढ़ की बात करें, चमोली की बात करें, नैनीताल की बात करें, रुद्रप्रयाग की बात करें, तो ऐसे क्षेत्रों में भारी बारिश जो होने की जो है संभावना फिलहाल जताई गई है। इसके लिए मौसम विभाग ने लोगों से अपील भी की है, क्योंकि जब बारिश होती है तो उस वक्त जो है बिजली भी गिरती है और उस वक्त किसानों को ओलावृष्टि की वजह से बिजली गिरने की वजह से काफी नुकसान होता है। तो उनसे भी अपील की गई है कि वो अपने पशुओं का और अपने फसलों का खासतौर पर ध्यान रखें और चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से ये भी जारी की गई है कि बारिश की होने की वजह से
लैंडस्लाइड और भूस्खलन जैसी घटनाएं होती हैं, उन पर भी प्रशासन और शासन को अवगत करवाया गया है कि उस पर भी पूरी मुस्तैदी वो बनाए रखें। जी, बहुत शुक्रिया आपका आलोक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जाहिर तौर पर वन विभाग फिलहाल अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में प्री मानसून की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में बादलों ने अपना डेरा जमा लिया है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में शुरुआती दिनों में हल्की बारिश, जबकि आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम के पूर्वानुमान को जारी करते हुए मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश भर के कई क्षेत्रों में आने वाले कुछ दिन में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि 27 जून से इसमें अधिक सक्रियता देखने को मिलेगी और अधिक ऊंचाई वाले जिलों पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, नैनीताल, साथ ही देहरादून में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीमांत खटीमा विकासखंड क्षेत्र के सैजना गांव में खेत में धान की रोपाई कर रहे भाई बहन की आकाशीय बिजली गिरने के कारण मौत हो गई है और बिजली गिरने से क्षेत्र में दहशत फैल गई। बताया भी जा रहा है कि सोमवार की सुबह अचानक दोनों भाई बहन के ऊपर आकाशीय बिजली गिर गई और जिससे कि वह दोनों खेत में ही मूर्छित हो गए। पास में काम कर रहे परिजनों के द्वारा उन्हें आनन फानन में खटीमा के उप जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स ने जांच के बाद दोनों भाई बहनों को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रबंधन द्वारा स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना दी गई। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए खटीमा के तहसीलदार हिमांशु जोशी ने बताया कि मृतक के परिवार को नियमानुसार मुआवजा देने की कार्रवाई की जा रही है। टांडा रेंज के जयनगर में एक बड़ा हादसा हो गया। करंट की चपेट में आकर हाथी की मौत हो गई। टांडा रेंज जंगल के पास आबादी क्षेत्र जयनगर गांव में हाथी भटकता हुआ पहुंच गया, जहां एक खेत में घास चरने के दौरान 11,000 वोल्टेज लाइन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर वन अधिकारी सहित तमाम ग्रामीण एकत्र हो गए। इस दौरान वन विभाग के एसडीओ मयंक मेहता ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के उपरांत कुछ कहा जा सकता है और ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग को लटकता हुआ तार को हटाने और सही करने के लिए कई बार गुहार लगाई गई, परंतु बिजली विभाग में कभी हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया। पैड़ी शहर की एक बता दें आपको महिला समूह में पर्यटन नगरी को उसका वजूद दिलाने के लिए अभियान छेड़ दिया है, जिसके तहत राज्य आंदोलनकारी बीरा भंडारी के नेतृत्व में पौड़ी शहर की शिक्षा विभाग के पीछे उतीश विधारा के आसपास सफाई अभियान चलाया गया, जिसके तहत महिला समूह ने गुलदार का संभावित ठिकाना बनती जा रही झाड़ियों को काटकर साफ किया। इसके साथ ही कूड़े को एकत्र कर उसका निस्तारण भी कर मौके पर स्थानीय महिला समूह ने लोगों से क्षेत्र को साफ सुथरा रखने की अपील की और लोगों से आगे भी इसी प्रकार से अभियान को जारी रखते हुए क्षेत्र में पेड़ और फूल लगाने की बात कही है, जिस पौड़ी शहर को फूलों की घाटी की तर्ज पर सुंदर शहर बनाए जा सके। उत्तराखंड में वाहन दुर्घटनाओं को देखते हुए वाहन दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए देहरादून संभाग के चेकिंग अभियान चलाने पर जोर दिया और इसी को देखते हुए आरटीओ एनफोर्समेंट ने शहर के विभिन्न चौराहों पर चालान काटने की प्रक्रिया तेज कर दी। वहीं आरटीओ एनफोर्समेंट राजेंद्र बेराटिया के अनुसार लगातार कई दिनों से शहर के अंदर चालान और चेकिंग अभियान तेजी से किया जा रहा है, क्योंकि आए दिन सवारी वाहनों में ओवरलोडिंग की शिकायत मिल रही है और ओवरलोडिंग मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में दुर्घटना का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। साथ ही साथ लोग दोपहिया वाहन चलाते हुए हेलमेट का प्रयोग भी नहीं करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि शहर के कई इलाकों में और नेशनल हाईवे पर लोग व्हाइट पट्टी के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं। शहर में तो ये जाम का कारण बनता है और नेशनल हाईवे पर ये दुर्घटना का कारण भी बनता है, पर इसके साथ ही चालान भी किया जा रहा है। वहीं एनफोर्समेंट अधिकारी ने बताया है कि परिवहन विभाग ने पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 21,000 चालान किए और लगभग
450 के आसपास वाहन सीज किए हैं। वहीं जिन वाहनों का चालान काटा जा रहा है या काटा जाता है, उनके मालिक को ये भी बताया जाता है कि वे दोबारा इस तरीके से हरकत करने से बाज आ जाएं। रवि बडोला हत्याकांड के बाद अब प्रशासन ने उस व्यक्ति की संपत्ति का लेखा जोखा तैयार किया है जिसके सहारे वह रवि बडोला को गोली मारी गई थी। बता दें आपको कि जैसे ही बात सामने आई तो उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से भी बयान जारी हो गया है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा ने कहा है कि जो काम न्यायपालिका का है उसे न्यायपालिका को ही करने देना चाहिए। देहरादून के डोभाल चौक में 34 साल के रवि बडोला की गोली मार दी गई है। जैसे ही ये गोलीकांड हुआ है उसके बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए सभी दोषियों को गिरफ्तार किया। वहीं जिस व्यक्ति के इशारे पर गोली चलाई गई उसको लेकर अब प्रदेश सरकार सख्त होती हुई नजर आ रही है। साथ ही अब उसे व्यक्ति की संपत्ति का भी लेखा जोखा पुलिस खंगाल रही है और बताया भी जा रहा है कि जल्दी ही उसकी कई अवैध संपत्तियों में सरकारी बुलडोजर चल सकता है। तो बता दें आपको कि रवि बडोला हत्याकांड के बाद अब प्रशासन ने उस व्यक्ति की संपत्ति का लेखा जोखा तैयार किया है जिसके सहारे पर रवि बडोला को गोली मारी गई। वहीं जैसे ही बात सामने आई तो उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से भी बयान जारी हुआ। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दस्तौनी ने कहा है कि न्यायपालिका का ये काम है और उसे न्यायपालिका को ही करने देना चाहिए। देहरादून के डोभाल चौक में 34 साल के रवि बडोला को गोली मार दी गई कि जैसे ही ये गोलीकांड हुआ उसके बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए सभी दोषियों को गिरफ्तार कर लिया। जिस व्यक्ति के इशारे पर एक गोली चलाई गई उसको लेकर अब प्रदेश सरकार सख्त होती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।